नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है और हल्ला बोल में आज हम चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने परिवारवाद को एक बार फिर से चुनावी राजनीति में सामने ला खड़ा किया है और वो इसलिए क्योंकि आज अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट से अपना पर्चा भरा। अच्छा, कन्नौज सीट से उन्होंने पर्चा भरा तो पीएम ये कह रहे हैं कि देखिए 5 सीटें उत्तर प्रदेश की और परिवार के 5 लोग उस पर खड़े हैं। चाहे वो मैनपुरी हो, जहां से आज आप हल्ला बोल देख रहे हैं। मैनपुरी वो सीट है जो समाजवादी पार्टी आज तक हारी नहीं और बीजेपी आज तक जीती नहीं। डिंपल यादव यहां से चुनावी मैदान में है। दूसरी तरफ कन्नौज से आज पर्चा भर दिया अखिलेश यादव ने। परिवार के ऐसे ही अन्य लोग बदायूं, आजमगढ़, फिरोजाबाद, इन 5 सीटों से मौजूद हैं। फिरोजाबाद में अक्षय यादव चुनावी मैदान में है जो कि रामगोपाल यादव के बेटे हैं। कुल मिलाकर इन 5 सीटों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए सिरे से हमला कर रहे हैं। देखिए, बीते दिन पीएम ने यह भी कहा था कि अगर ये सत्ता में आएंगे तो 1 साल 1 पीएम का फॉर्मूला लाएंगे। ये कुर्सी को भी नीलाम करना चाहते हैं। आज इधर से चाहे अखिलेश यादव का कन्नौज से पर्चा भरना हो या फिर खबर आ रही है कि राहुल गांधी वाकई अमेठी से पर्चा भर सकते हैं और ये भी कि प्रियंका वाड्रा गांधी लड़ सकती हैं रायबरेली से। इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे कि वाकई परिवारवाद हावी हो रहा है राजनीति में या फिर बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है, जबकि उनकी पार्टी में भी लोग ऐसे हैं जिनके कई बेटे सांसदी के चुनाव में इस बार मैदान में उतर रहे हैं। इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये सिर्फ अपने परिवार का ही सोच सकती है। इन लोगों के लिए अपना परिवार ही सब कुछ है। आप इनके लिए कोई मायने नहीं रखते। आप खुद देख रहे हैं या यूपी में सपा को अपने परिवार के बाहर का एक भी यादव ऐसा नहीं मिला जिसे वो टिकट दे सके। यहां बदायूं हो, मैनपुरी हो, कन्नौज हो, आजमगढ़ हो, फिरोजाबाद हो, सब जगह एक ही परिवार के सदस्यों को टिकट मिला है। ऐसे लोग हमेशा सिर्फ अपने परिवार का ही भला करेंगे। पीएम मोदी ने एक बार फिर परिवारवाद के हथियार से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर वार किया। प्रधानमंत्री यूपी के आंवला में चुनावी रैली कर रहे हैं और उनकी रैली से कुछ ही देर पहले अखिलेश यादव ने कन्नौज से पर्चा दाखिल किया है। यहाँ के अपने कार्यकर्ता साथी जिन्होंने मुझे इस बात के लिए कहा कि आपको कन्नौज में दोबारा एक बार फिर लड़ना चाहिए, मुझे उम्मीद है यहाँ की जनता का मुझे आशीर्वाद मिलेगा। तो समाजवादी पार्टी को बचाना है तो अखिलेश जी को आना ही पड़ेगा। और देखो, हार जीत कुछ भी हो, लेकिन कम से कम लड़ाई तो बराबर की हो। कन्नौज मैसेज देने जा रहा है उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सांप्रदायिक आतंकवाद माफियाओं के समर्थक चेहरे को हराने का। यूपी की लड़ाई नया मोड़ ले चुकी है। खबर है कि यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी ताल ठोकने की तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव पर्चा भर चुके हैं और सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी फिर से अमेठी से ताल ठोकेंगे। खबर यह भी है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से अपनी किस्मत आजमाएंगी। दूसरे फेज की वोटिंग के बाद दोनों के नाम तय हो सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि 1 मई को राहुल गांधी अमेठी से नामांकन करेंगे। हालांकि कांग्रेस अभी खुलकर इस बारे में कुछ नहीं कह रही है। निश्चित तौर से अब वो समय चीजें तय हो रही हैं और जब आएंगे तो आपको सबको जानकारी दे दी जाएगी। ये तय है अमेठी रायबरेली से प्रियंका और राहुल लड़ेंगे। बनारस भी तय है, अमेठी रायबरेली भी तय है। उनका विषय जाने, लगता है वायनाड में हार रहे हैं, इसलिए हार रहे हैं, तो यहां भी हारेंगे। उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कन्नौज से पर्चा दाखिल कर दिया है और कह रहे हैं कि सब आएंगे, यूपी में महफिल सजेगी। तो आ गए कन्नौज में, आपके दोस्त भी अमेठी से आने वाले हैं। अरे सब आएंगे अब तो महफिल यूपी में ही सही नहीं। पूरा प्रदेश ही हॉट होते जा रहा है। लगातार समाजवादी पार्टी जब से पहले चरण का चुनाव हुआ है तो बहुत ही अच्छे नतीजों की तरफ संकेत है और कहीं न कहीं घबराहट है भाजपा में। और मैं समझती हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कन्नौज लड़ने से और ये घबराहट में इजाफा हो गया है। खबर ये भी है कि अमेठी और रायबरेली में नामांकन से पहले राहुल और प्रियंका गांधी रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे। देखो प्रभु की लीला, ये वही राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा हैं
जिनके परिवार ने देश के न्यायालय में ये दस्तावेज दे दिया कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं। अरे जो भगवान के साथ भी छल कर दे वो इंसान का क्या खाक हो पाएगा। राहुल गांधी जी भी जाएंगे? निश्चित तौर से। कोई रोका है क्या, या किसी से परमिशन लेके जाना है? जब इच्छा होगी बिल्कुल जाएंगे, भगवान का दर्शन करेंगे और जय जय सियाराम होगा। वो दिल के अंदर वास करते हैं, इनकी तरह दिखावा नहीं है। हम लोग दिल से भगवान की प्रार्थना करते हैं। इस बीच विपक्ष की अनेकता में एकता वाले दावे को भी पीएम मोदी ने चुनावी हथियार बना दिया है। अब वो सीधे विपक्ष से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम पूछ रहे हैं और फिर फॉर्मूला बताकर इंडिया गठबंधन को घेर रहे हैं। आपको पता है वो किसको देना चाहते हैं? पता है किसी को? इसका जवाब ढूंढ रहे थे, जवाब मिल नहीं रहा था। लेकिन अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट में आया है कि मोदी बार बार पूछ रहा है कि भाई बताओ तुम्हारा नेता कौन, किसको सुपुर्द करे। तो बोलते हैं उन्होंने फॉर्मूला बनाई है। उन्होंने फॉर्मूला बनाई है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। कहा जा रहा है कि ये लोग 1 ईयर 1 PM फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी 1 साल 1 PM, दूसरे साल दूसरा PM, तीसरे साल तीसरा PM, चौथे साल चौथा PM, 5वें साल 5वां PM। बताओ भाई क्या होगा देश का? ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने कहावत कह करके सो जाने वाला मुद्दा नहीं है। दूसरी ओर राहुल गांधी जनता से हिंदुस्तानियों की सरकार बनाने की अपील कर रहे हैं। ये चुनाव लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ बीजेपी और आरएसएस जो लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है और संविधान को नष्ट कर रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो संविधान को और लोकतंत्र को बचा रही है। हमने क्रांतिकारी मैनिफेस्टो बनाया है। ये आपका मैनिफेस्टो है। कांग्रेस पार्टी ने बनाया है मगर आवाज आपकी है। कांग्रेस पार्टी का समर्थन कीजिए, संविधान को बचाइए। कल दूसरे दौर का मतदान है, जिसके बाद चुनाव की बेहद दिलचस्प तस्वीर सामने आएगी। ये साफ हो जाएगा कि अमेठी और रायबरेली को लेकर कांग्रेस की रणनीति क्या है। आज तक ब्यूरो। शहजाद पूनावाला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। अतुल लौंडे पाटिल साहब कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ सुनील सिंह यादव जी, सुनील सिंह साजन, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, जुड़ रहे हैं। और सांसद बीएसपी के मलुक नागर साहब जो कि महासचिव हैं अब आरएलडी के, वो भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शहजाद पूनावाला जी आपके पास आना चाहती हूँ। कह रहे अखिलेश यादव की महफिल सज रही है उत्तर प्रदेश में, हम भी आ गए हैं, सारे आ गए हैं। अब देखिए बहुत सारे चेहरे हैं। राहुल गांधी अगर वाकई अमेठी से, अभी सूत्रों के हवाले से ये खबर है, लड़ते हैं, रायबरेली से प्रियंका जी लड़ती हैं। दूसरी तरफ इधर अखिलेश यादव, जहां मैं मैनपुरी में आज मौजूद हूं, डिंपल यादव लड़ रहे हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है? आप भी सांसदों के परिवार वालों को टिकट दे ही रहे हैं, हर राज्य में दे रहे हैं। देखिए अंजना जी, वैसे तो जिनका प्लान है कि माता पिता के द्वारा दिए गए अपनी विरासत पर 55% का कर लगाए, कम से कम 2 लड़कों में से एक लड़का, वैसे लड़के नहीं है, ये सारे बुजुर्ग हो चुके हैं, कम से कम एक लड़के ने तय किया है कि अपनी राजनीतिक विरासत बचाने के लिए वो कन्नौज में उतरेंगे। चलिए अच्छी बात है, परंतु ये दूसरे लड़के से जो अब बुजुर्ग बन चुके हैं उनसे पूछे ना कि अपनी राजनीतिक विरासत बचाने के लिए अमेठी में आप लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। अभी तक डिक्लेयर नहीं किया। अरे भाई, आपके जीजाजी ने तो वहां पर जाकर रुमाल भी रख दिया है, परंतु अभी तक राहुल गांधी नहीं बता पा रहे क्या केरला में चुनाव संपन्न होंगे, वायनाड की जनता को धोखा देते हुए जाएंगे क्या 26 तारीख के बाद? ये तो वायनाड की जनता के लिए तो बहुत बड़ा एक धोखे का विषय है कि आपको बैकअप की तरह रखा जा रहा है। अच्छा देखिए, पूरी स्थिति पर मैं चंद लाइनें लिखकर आया हूं, कविता के रूप में सुना देना चाहता हूं आपको। देखिए, माता ने छोड़ी रायबरेली, बहन बन चुकी है एक पहेली, भाई नहीं कर पाया तो जीजा ने कर डाला, अब चाहे जीजा हो या साला, लग गया है इनकी दुकान को ताला, और सब कह रहे हैं हम मोदी के मत वाला। मतलब मोदी के मत को सब लोग देने वाले हैं। ये इसलिए हुआ है क्योंकि आप पूछ लीजिए किसी भी व्यक्ति से कि पिछले 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का काम हुआ है।
10वें स्थान पर अर्थव्यवस्था थी, आज दूसरे स्थान पर आ गई। 18% बेरोजगारी थी, आज दूसरे स्थान पर, आज 2% पर बेरोजगारी आ चुकी है। जिस प्रकार से वहां पर 2.5 करोड़ टॉयलेट बने हैं, 2.5 करोड़ वहां पर लोगों को, किसानों को किसान सम्मान निधि मिला है, इतना काम हुआ है क्या? और मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं परिवारवाद पर। अब तो देखिए आज ही परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण मिला। दूसरों के परिवार से जो संपत्ति ट्रांसफर होगी उस पर तो 55% कर लगाना चाहती है कांग्रेस पार्टी, ये राहुल गांधी के गुरु ने बताया है। पर जब अपनी बारी आई तो 84 में जब इंदिरा जी की दुखद हत्या हुई, उसके बाद 85 में, क्योंकि इंदिरा जी का 1,75,000 लाख का डॉलर का वहां पर विरासत ट्रांसफर करना था, तो राजीव जी ने इनहेरिटेंस टैक्स हटा दिया। मतलब यहीं पर दिख रहा है फैमिली फर्स्ट वाली पॉलिटिक्स कैसे लागू होती है। देश के लिए तो ये कर लगाना चाहते हैं और उनकी दुकानों का 55% लेना चाहते हैं, किसानों की जमीन का 55% लेना चाहते हैं, आपकी और मेरी सेविंग होगी उसका 55% लेना चाहते हैं। पर जब बात अपनी पर आई, इंदिरा जी के 1,75,000 डॉलर ट्रांसफर हो जाए तो उन्होंने सीधा जाकर इनहेरिटेंस टैक्स ही हटा दिया। यह कांग्रेस की परिवारवाद फर्स्ट की सोच है। और आज बता दे अब्दुल लोंडे पाटिल कि वायनाड एकलौती सीट होगी या अमेठी से लड़ेंगे, यह वायनाड की जनता को जानने का अधिकार है। इस पर स्पष्ट तरीके से अधिकृत प्रवक्ता कांग्रेस के बयान दे। ठीक है अतुल जी आप क्लियर कर दीजिए, अमेठी को लेकर इतना सस्पेंस थ्रिलर क्यों आखिर बनाया हुआ है पार्टी ने, समझ नहीं आता है। क्योंकि उनकी सीट थी, हारे। कई लोग हैं जो सीटों पे हारते हैं। कन्नौज से डिंपल आ रही थी, मैनपुरी से लड़ रही है, यहाँ पर भी अखिलेश यादव ने कन्नौज से अपना पर्चा भर दिया है। तो लो मैं आ गया जो अखिलेश यादव कह रहे वो खुलकर राहुल गांधी क्यों नहीं कह रहे? नहीं, ऐसा अंजना जी, वो तो सीईसी डिसाइड करेगी कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। ये राहुल जी ने सीधा कह दिया कि मैं पार्टी का अध्यक्ष नहीं हूं, पार्टी के अध्यक्ष और सीईसी जो है वो डिसाइड करेगी। लेकिन मुझे एक सवाल पूछना है, बड़ी बड़ी बातें की है हमारे भाई शहजाद ने, तो शहजाद भाई क्या जब बड़ौदा और वाराणसी 2 सीटों से लड़े थे 2014 में, तो क्या मोदी जी ने यही किया था? और 10 साल से क्या आप कर रहे थे? फिर 10 साल से बना देते एक कानून, इतने कानून तो बनाए आपने। 25 लाख करोड़ का बिजनेस अपने दोस्तों को देने की कोशिश की है, वो तो किसानों ने रास्ते पे आकर आपको पीछे हटा दिया। तो बना देते कि एक व्यक्ति एक ही सीट से लड़ सकता था, फिर क्यों नहीं बनाया आपने? क्या आपने लिए सहूलियत बना के रखी है? बड़े बड़े परिवारवाद की बात करते हैं, अजीत पवार की बीवी को टिकट दी तब शर्म नहीं आई क्या? तब नहीं दिखा कि आपको परिवार? एकनाथ शिंदे के बेटे को टिकट किसने डिक्लेयर की? एकनाथ शिंदे नहीं कर पाए, वो तो टिकट डिक्लेयर कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, डिक्लेयर कर दी लेकिन दे नहीं पाए। ये परिवारवाद नहीं है क्या? आपके पास हिंदुस्तान अवामी लीग है, आपके पास चिराग पासवान है, क्या लड़ रहा है? उसका साला लड़ रहा है, खुद लड़ रहे, पूरा परिवार लड़ रहा है। कौन कौन लड़ रहा है? अभी इतनी फेरिस्त बना दे तो इतनी लंबी फेरिस्त है कि आप पूछ नहीं सकते ज्योति मिर्धा कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है। आप लो तो सब ठीक है, दूसरे ले तो परिवारवाद आए। तो ये बात जो है, ये बौखलाहट जो है प्रधानमंत्री की पहली बार दिख रही है। प्रधानमंत्री ने 10 साल में पहली बार कहा कि इनके 5-5 प्रधानमंत्री बनेंगे, तो इसका मतलब तो यह है कि उन्होंने हार तो मान ली है। और इंडिया गठबंधन जो है वो आ रहा है चुन के, और जनता ये जानती है कि 2004 से 2014 तक हमने भी गठबंधन की सरकार चलाए, लेकिन हमारे मुंह से कभी निकला नहीं कि गठबंधन क्या इस चुनाव के बाद प्रादेशिक पार्टियां खत्म हो जाएगी, और खत्म करने की कोशिश स्पष्ट तरीके से दिखती है। ये नड्डा जी ने कहा था, हम तो नहीं कह रहे। तो 2004 से 2014 तक जिस तरह से हमने गठबंधन सरकारें चलाई थी, और मनमोहन सिंह साहब एक बार नहीं 2 बार प्रधानमंत्री बने थे, तो जनता के सामने है कि किसी न किसी तरह से भ्रमित करने की कोशिश देश के प्रधानमंत्री करें। बौखलाहट है, बावले हो गए हैं, आज कुछ कहते हैं कल कुछ कहते हैं, कुछ नया पता नहीं कौन इनको सर्वे देके बताता है तो बताने की कोशिश करते हैं। अमेठी की जनता तो जरूर पूछेगी स्मृति जी से, 13 रुपए किलो की शक्कर का क्या हुआ? 13 रुपए की किलो की शक्कर कहां कब मिलने वाली है? यूपी की जनता पूछ रही है कि जैसे चुनाव में बटन दबाया, एक सिलेंडर होली में, एक दिवाली में, 2 सिलेंडर आपको फ्री मिल जाएंगे। जनता पूछेगी आपने 2 सिलेंडर फ्री देने की तो बात छोड़ दीजिए, 410 का सिलेंडर 1200 तक ले गए थे, फिर चुनाव आया थोड़ा कम कर देंगे, फिर बढ़ा देंगे। जनता हमें बोल कहती है अभी चुनाव आए हैं इसलिए पेट्रोल का भाव कम कर दिया है, इसके बाद पेट्रोल का भाव बढ़ा देंगे। बेरोजगारी बेताशा बढ़ी है, आईएलओ के सारे आंकड़े आ गए, 25 साल के अंदर के लोग 83% जो है वो बेरोजगार है, 44% टोटल बेरोजगारी जो दिखाती है संगठित और असंगठित में, ये सारे दिखा दे रहे हैं। महंगाई जो है इन्होंने बढ़ाई है, हर चीज पे जीएसटी लगाई। प्रधानमंत्री कहते हैं जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद भी, तो जिंदगी के साथ आपने क्या है? दूध पे, आटे पे, जिस पे जीएसटी लगानी चाहिए जिंदगी के साथ, और अंतिम संस्कार के सारे सामानों पे भी इन्होंने जीएसटी लगाया, तो जिंदगी के बाद भी। तो इस तरह से इन्होंने सब चीजों पे टैक्स लगाया है। जनता के सामने है 55 लाख करोड़ का कर्जा 70 साल में, और 205 लाख करोड़ का कर्जा जो है वो 10 साल में। तो जनता देख रही है जिस तरह से चीजें तहस नहस की है, प्रधानमंत्री खुद मान रहे हैं कि हम हारने वाले हैं। तो
वो ध्यान में रखे कि हमको गठबंधन की सरकार चलानी आती है, एक मजबूत प्रधानमंत्री होंगे, मजबूत गठबंधन होगा और मजबूत अर्थव्यवस्था का मैनिफेस्टो हमने सामने रखा है। इसलिए आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ, समझ में नहीं आ रहा जाना कहां है, सब कुछ खत्म। अंजना जी ठीक है। श्रीकांत शिंदे कल्याण से, बारामती से सुनेत्रा पवार, चिराग पासवान के जीजाजी जमुई से, वो आपके रिश्तेदारों की पूरी लिस्ट निकाल रहे थे, इस पर भी जवाब दीजिएगा। और वो कह रहे कि गठबंधन की सरकार चलाने का उनको अनुभव है। एक छोटा छोटा सा आप दोनों का जवाब, फिर मैं जाऊंगी मलुक नागर और सुनील सिंह यादव जी के पास। शहजाद जी। नहीं, इनका गठबंधन चलाने का ऐसा अनुभव है कि ये सवाल अमेठी से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये मेरा सवाल या भाजपा का या मीडिया का सवाल नहीं है। ये सबसे पहले सवाल वायनाड से लड़ने वाली एनी राजा और उनके समर्थक पी विजयन और बृंदा करात ने पूछा, जिनके साथ इनकी दोस्ती है, बंगाल में दोस्ती है, दिल्ली में, परंतु केरल में कुश्ती है। अब बताइए ना, इन्हीं के साथियों ने पूछा, अब उनको इस प्रकार से अपमानित करते और जवाब नहीं देते हैं। और केरला की जनता को टिकट फॉर ग्रांटेड लेकर अभी तक अतुल जी ने स्पष्ट नहीं किया। मोदी जी तो बताकर गए थे ना वडोदरा की जनता को, और हमारे किसी सहयोगी ने मोदी जी से नहीं कहा कि वडोदरा से क्यों लड़ते हो, जाकर वाराणसी से लड़ो। और आपके साथी कह रहे हैं कि यदि ये विषय आपने गिना है, बीच में नहीं अतुल जी आपने बोला, मैंने बीच में नहीं बोला। अतुल जी, यदि ये विषय आपने गिना है, आपको इतना भरोसा है कि अमेठी की जनता आपके साथ है, तो जीजा जी तो हिम्मत कर रहे हैं 12 समर्थकों को ट्रैक्टर में ले जाकर वहां पर अपनी कैंपेनिंग शुरू कर दी, परंतु जो साले साहब है वो नहीं पहुंच पा रहे, ना कोई और परिवार का सदस्य पहुंच पा रहे। अरे एंटनी जी ने बोला है, परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने अमेठी की बात की। अमेठी में मान्यवर 25 लाख की जनता में से 16 लाख की जनता के पास टॉयलेट नहीं था। स्मृति जी ने और मोदी जी ने 4 लाख टॉयलेट बनवाए। अमेठी की जनता के पास 1 लाख जनता के पास वहां पर पक्का घर नहीं था। यह स्मृति जी की देन है, मोदी जी की देन है। अमेठी में टैप वाटर कनेक्शन 62% लोगों के पास नहीं था। गर्ल्स कॉलेज नहीं था, वहां पर पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी नहीं थी, वहां पर जो नदी है गोमती उसके ऊपर ब्रिज नहीं था। ये सारे विकास के कार्य अमेठी के स्मृति जी ने करवाए। इसीलिए अपने राजनीतिक विरासत को खोते देख राहुल गांधी गए वायनाड। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई, इतना भरोसा है आपको कि आपकी सरकार आ रही है, मोदी जी हार रहे हैं, स्मृति जी हार रही है, तो अभी घोषित कर दीजिए ना कि राहुल जी लड़ेंगे और स्मृति जी को हरा देंगे। पर आप वो कर नहीं पाएंगे। और जहां तक आपने बात की परिवार की, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, अपने परिवार की विरासत के लिए एक नियम, मतलब कि आपने इनहेरिटेंस टैक्स हटा दिया, और दूसरे 25 करोड़ भारत के परिवारों के लिए आप दूसरा नियम, मतलब कि 55% कर लेंगे, जिससे कि उनकी दुकान, किसान की जमीन और उनकी विरासत जो है उसमें से 55% हड़पेंगे। अब आप बता दीजिए कि इस प्रकार का दोहरा रवैया यही तो दिखाता है ना फैमिली फर्स्ट। और आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए अब मैं बताऊं आपको अंजना जी क्यों नहीं जाना चाहते अमेठी, क्योंकि जिस प्रकार की भाषा डीएमके के नेताओं ने उत्तर भारतीयों के लिए बोली है, जिस प्रकार से अमेठी की जनता को अपमानित करने का काम स्वयं राहुल गांधी ने किया है, और प्रियंका वाड्रा जी ने तो भैया भैया बोलकर हंसने का काम किया था। तो अब उत्तर भारत से पूरी राजनीतिक विरासत, इनहेरिटेंस साफ हो चुकी है, इसलिए जाने का दमखम नहीं है। वरना घोषित कर दीजिए अतुल लोंडे पाटिल, आप मेरा मुंह बंद करवा दीजिए, करिए घोषित। ठीक है, ठीक है अतुल जी छोटा सा जवाब। ठीक है अतुल जी एक छोटा सा इसका जल्दी से जवाब दीजिए, छोटा सा। नहीं, ये उस गांधी परिवार की बात करें जिन्होंने अपने 2 पुश्तैनी घर देश को दे दिए। 1962 के जंग में इंदिरा जी ने अपना सारे गहने जो है देश को दे दिए, उनके पास घर नहीं है। ये उनकी बेतुकी बातों का हर बात का जवाब देना मुझे नहीं लगता कि बहुत जरूरी है। बलिदान भी उस परिवार ने दिए हैं, तो ये उसकी बात नहीं करेंगे। ये तो उनका जो विश है उनके दिल में शहजाद के, वो मैं हर इसमें देखता हूं कि आप ये कह दो, आप वो कह दो। दक्षिण मुंबई में ये अब तक कैंडिडेट नहीं दे पाए। हमारे रामटेक में इनको कैंडिडेट हमारे पार्टी से लेकर जाना पड़ा, कुछ खोखा होका का कुछ हुआ, वो लेकर गया। अपने पार्टी में देखे ना, ये मेरी पार्टी में एक प्रक्रिया है, सीईसी डिसाइड करेगी कौन कहां से लड़ेगा। ये तो इनका ही चालू है, आके लड़ो क्यों डर रहे हो क्या? 13 रुपए की शक्कर दी क्या? और इतना विकास किया तो डर क्यों रहे हो? लड़ेंगे ना, हमारे पार्टी से कोई भी लड़ेगा, उसमें क्या है, कोई भी लड़ेगा। तुम डिसाइड करोगे, तुम यहाँ पे मुझे टीवी पे पूछोगे, मैंने तो पूछा आपको सवाल। सुनील जी अब आपके पास 2 सिलेंडर दिए क्या? शहजाद जी रुक जाइए। 2 सिलेंडर दिए क्या? केवल एक वाक्य अंजना जी, 13 रुपए की शक्कर दी क्या? सुनील जी 5 सीटें मैनपुरी जहां पे मैं मौजूद हूं, डिंपल यादव जी यहां से लड़ रही है, कन्नौज से अब अखिलेश जी लड़ रहे हैं, फिरोजाबाद से अक्षय यादव लड़ रहे हैं, रामगोपाल जी के बेटे। मतलब पूरा, चाहे उसके बाद से बदायूं हो, आजमगढ़ हो, मतलब ये तो रिकॉर्ड है वैसे इंडियन पॉलिटिक्स में कि एक वक्त पर सबसे ज्यादा
अगर किसी एक परिवार के लोग पॉलिटिक्स में थे एक्टिवली तो वो मुलायम सिंह यादव का ही परिवार था। लेकिन मुलायम सिंह जी के परिवार के ही 5 लोग एक बार फिर से चुनावी मैदान में, पीएम इसको बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। आपका जवाब इस पर? सारे टिकट परिवार में ही बांट लो, भाई को भी, चाचा को भी, बेटा को भी। देश का चुनाव है और इस पे देश ये उम्मीद करता है कि इस देश ने माननीय प्रधानमंत्री जी को 2 बार बहुत प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है और बड़ा समर्थन दिया है। तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादे किए थे, आप उन पर क्यों नहीं बात करना चाहते? माननीय प्रधानमंत्री जी किसान की 2 गुनी आय पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री नौजवानों से किया गया वादा रोजगार पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री महंगाई पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी देश की सीमाओं पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी डीजल, पेट्रोल, गैस के दामों पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? तो जवाब तो माननीय प्रधानमंत्री जी को देना है ना। 10 साल से आप प्रधानमंत्री हैं और आपके सारे झूठे वादों को आप फिर गारंटी का नाम दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं एक परिवार से 5 लोग लड़ रहे हैं तो अच्छी बात है। हम लोगों को याद है आजादी की लड़ाई में कई ऐसे परिवार थे जो 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी के क्रांतिकारी थे। तो अगर एक परिवार संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, गरीबी के खिलाफ, बेकारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ अगर जनता के बीच है, कोई नामित होकर के नहीं जा रहे हैं, जनता के बीच गए हैं, संघर्ष का परिवारवाद है और अगर संघर्ष करके जीत रहे हैं, भाजपा को हरा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता माननीय प्रधानमंत्री जी को तकलीफ होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी को ये अब सोचना चाहिए, इस देश में झूठ बहुत दिनों तक नहीं चल सकता है, फरेब बहुत दिनों तक नहीं चल सकता, ये देश जुमला बहुत दिनों तक नहीं सुन सकता। अगर आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ये महसूस कर रही है कि हम हार रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी तो 1-1 साल के पीएम बनेंगे, तो इसका मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मान लिया है कि एनडीए नहीं आ रहा है, इंडिया ही आ रहा। और अंजना जी, मैं बड़ी ईमानदारी के आपके कार्यक्रम में कह सकता हूं, इंडिया को बचाने इंडिया गठबंधन ही आ रहा है और इंडिया गठबंधन की सरकार आते ही जो देश के सरकारी संसाधनों पर, जो देश की सीमाओं पर, जो बाकी चीजों के जो संकट आया है 10 सालों में, ये 1 साल में ये संकट कटेंगे। और जहां तक मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, अब तो वो कविता भी करने लगे हैं, ठीक है। तो चलिए ये तो अच्छी बात है, ये हमारे साथी हैं कि कम से कम सरकार से हटेंगे तो एक दूसरा काम, हम तो दूसरे लोगों से भी कहेंगे कि भाई आप कविता करिए। लेकिन जहां तक राहुल गांधी जी की बात है, प्रियंका जी की बात है, हम तो उनसे पूछना चाहते हैं, भाई कैसरगंज से तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी कैंडिडेट नहीं घोषित किया, तो आप इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को लेकर के क्यों परेशान हैं? आप अपनी योजनाएं बताइए। सुनील जी, वैसे आप इनके कविता से बहुत प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन आजकल अनुराग भदौरिया जी आपकी पार्टी के प्रवक्ता आते हैं, वो तो गाना भी गाने लगते हैं, वो तो गाना भी गा के सुना रहे हैं, फिर ये कहते हैं कि अच्छा है उनके पास एक सेकंड करियर का ऑप्शन मौजूद है। लेकिन मैं मलुक जी के पास अब जाना चाहती हूँ। शहजाद जी थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मलुक जी, कला है, अगर किसी अब आप आरएलडी में चले गए हैं, आपको दिल पे ये बात लगती है कि नहीं लगती है जब परिवारवाद की बात होती है? क्योंकि वहां पर भी अजीत सिंह, जब नहीं है लेकिन अजीत सिंह, जयंत चौधरी, यही चलता रहा है, वो भी फैमिली पॉलिटिक्स है। इससे पहले आप बीएसपी में थे, वहां भी उनके भतीजे को ही लेकर पूरा लगभग पार्टी की कमान उनके हाथ में थी। देखिए अंजना जी, जहां तक बात है, आप चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका नाम लेना भूल गए। उनसे अगली पीढ़ी अजीत सिंह जी की थी, केंद्रीय मंत्री रहे कई बार, और आज की तारीख में उससे अगली पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी जयंत चौधरी जी की है। मैं भूली नहीं सर, आपको टोक रही हूँ, यूजुअली मैं टोकती नहीं हूँ, लेकिन मैं भूली नहीं। एक सेकंड, मैं भूली नहीं, उनका नाम मैं अलग रखती हूँ क्योंकि उन्होंने किसानों के लिए जो किया वो अपने आप में ऐतिहासिक है। उनकी विरासत के साथ उनके बाद कौन क्या कर रहा है उस पर चर्चा ज्यादा जरूरी है। चौधरी चरण सिंह का कोई सानी नहीं है, उन्होंने जो अपने तरीके से सही मुद्दों को उठाया। जी प्लीज मुझे पूरा करने दो। तीसरी पीढ़ी जयंत चौधरी जी की है, जिन्होंने इस चुनाव में जो पिछले 40 साल से चौधरी चरण सिंह जी के साथ एक छोटा सा कार्य करता था, राजकुमार सांगवान, जो अजीत सिंह जी के भी साथ रहे, अब जयंत जी के भी साथ है, उनको चुनाव लड़ाया है और अपनी वाइफ को चुनाव नहीं लड़ाया। और मैं भी उनका नजदीकी हूं, और बिजनौर से मुझे चुनाव नहीं लड़ाया,
एक साधारण विधायक थे चंदन चौहान, उनको चुनाव लड़ाया है। और जहां तक बात बीजेपी की है, 91 लोगों की सूची पूरे देश में तैयार की गई थी, जिनके घर में विधायक है वो एमपी मांग रहे हैं, या जिनके में विधायक हैं एमपी हैं वो कभी विधायक मांग रहे थे। तो ऐसे 91 लोग, 91 लोगों की सूची तैयार करी गई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसी को भी उनको टिकट नहीं दिए। जब परिवारवाद की बात आती है तो कांग्रेसियों को दिक्कत क्यों होती है? अभी वहां पे वो पोस्टर चिपक रहे हैं अमेठी में कि जरूरी है वडेरा साहब भी चुनाव लड़ सकते हैं, वो अमेठी की जरूरी है, वडेरा साहब जरूरी हैं। तो अभी अगर परिवारवाद की बात आती है तो देश के लिए सोचें। और जो हम जैसे लोग, दूसरे सामान्य लोग हैं, अगर यही परिवार के कई लोग चुनाव लड़ते रहेंगे तो हम लोगों के नंबर कैसे आएंगे? तो एक तरीके से जहां तक ये बचाव कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों बचाव कर रहे हैं। जहां तक अमेठी की बात चल रही थी, मैं भी देख रहा था, तो अमेठी के 25 लाख लोगों में से करीब 5.5 लाख वह मुस्लिम हैं। और अंजना जी, 5.5 लाख में से 3.5 लाख मुसलमान गुजर हैं, जो जम्मू कश्मीर पे जो 370 हटने के बाद जो देश की आजादी उन लोगों को अब मिली है, जो खुशहाली मिली है, जो ढोल बजा रहे हैं, जो लड्डू बांट रहे हैं। और सरकार ने वहां गुलाम अली खटाना साहब को, मुसलमान गुजर को, राज्यसभा का एमपी बनाया है। तो अमेठी में तो कोई भी लड़के देख लो, चाहे राहुल जी लड़के देख लो, चाहे राहुल जी के जीजा लड़के देख लो, चाहे राहुल जी की बहन प्रियंका गांधी जी लड़के देख लो, वहां तो अमेठी में तो अब भी स्मिता रानी जी दोबारा से चुनाव जीत करके आएंगी और वहां से बीजेपी का परचम लहराएगा। जहां तक बात है आपके पूरे देश के जो चुनाव हो रहे हैं, मैं भी राजस्थान में हूं इस समय, और राजस्थान में जैन जी ने ड्यूटी लगा रखी है कि चुनाव अगले दिन है, अपने लोगों को फोन कर करके बातचीत करके उनको तैयार कराओ। पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहली जगह चुनाव होते हैं, वहां 8 सीटों पर पहली बार चुनाव हुआ। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट, गुजर, मुस्लिम, दलित सबसे ज्यादा है। वहां का एक समीकरण ऐसा बन के अब की बार आया है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की 8 सीटें हम लोग जीत रहे हैं। और पश्चिम उत्तर प्रदेश जहां चला जाता है, पूरा उत्तर प्रदेश में वो माहौल बनता है, पूरा उत्तर प्रदेश वो जीतता है। और उत्तर प्रदेश 80 जिसके हाथ में आ जाता है, कई बार आप 80 और लस्सी की बात भी करती थी, तो अब के 80 भी आई, लस्सी भी आई। खत्म कर रहा हूँ, एक सेकंड मुझे मलुक नागर से आपके साथ दिखाइए। मलुक जी, अरे मलुक जी आप ही से बात कर रही हूँ ना। एक सेकंड सवाल तो सुनिए, थोड़ा क्लियर कीजिए मामला। एक सेकंड। Yes, कंपास का जो ये आपका वो मीटर है ना, वो बड़ा जोर जोर से हिल रहा है। आरएलडी में आप आ गए हैं जी, और बीएसपी की तरफ से मायावती जी आपको कह रही है कि राजस्थान में लोगों से बातचीत करके लोगों को चुनाव के लिए बुलाओ। तो आप काम किसके लिए कर रहे हैं भाई? आरएलडी तो एनडीए का हिस्सा है और बीएसपी तो चुनावी मैदान में अलग से है। नहीं, मैं तो अभी आप किस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं साहब? मैं बीजेपी, अभी आपने कहा मायावती जी ने कहा सबको फोन कर, वो गलती से हो सकता है, जैसे वो गलती से निकल गया हो। जयंत जी ने, मैंने कहा था पार्टी के मुखिया ने, जयंत जी ने मुझे यहाँ भेजा है और आरएलडी की तरफ से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। जो यहाँ पे सारे राजस्थान के गुजरों ने सचिन पायलट को धोखा दिया, कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहते, और जो किसान समाज के लोग हैं, चौधरी जैन जी ने मुझे यहाँ अधिकृत करके भेजा है। जाओ टेलीफोन पे बात कर करके और लोगों को तैयार करके और पूरा तरीके से बीजेपी की मदद करो। अच्छा ठीक है, चलिए जवाब दीजिए तो लौंडे पाटिल साहब। रॉबर्ट वाड्रा को लेकर बहुत चर्चा हुई भाई। वो कह रहे हैं कि जीजा जी ने वहां पहले रुमाल रख दिया, और ये सच है कि वहां पर पोस्टर्स लग गए कि रॉबर्ट वाड्रा जरूरी है। क्यों इतना कंफ्यूजन है? और अगर वाकई रॉबर्ट वाड्रा के जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं वो इस तरह से इधर से, कभी आप लोग ढक्कन लगाते हैं फिर इधर से, कभी इधर से निकलती रहती है, तो उसको लेकर पार्टी की क्या सोच है? वरना इसको कंटेन करना भी तो जरूरी है ना। नहीं, ये पार्टी की सोच किसको कहां लड़ाना है, मैं बार बार बता रहा हूं, ये सीईसी डिसाइड करेगी, ये हमारे अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी डिसाइड करेंगे। तो इसको मैं यहां तो बोल नहीं सकता, लेकिन एक तो गाना मैंने भी लिख दिया अभी बैठे बैठे। मेरे भाई शहजाद को वो कविता लिखता है, मैं भी गाना लिखना चाहिए ना, तो ये मैंने अच्छा गाना लिखा है। क्या हुआ तेरा वादा, वो सिलेंडर, वो गिरता रुपया, महंगा हुआ मरना भी मेरा, 2024 मोदी का आखिरी साल होगा, क्या हुआ तेरा वादा। ये अभी जनता इस देश की बोल रही है। जहां तक वड्रा जी का सवाल है, प्रियंका जी का सवाल है, राहुल जी का सवाल है, वो पार्टी डिसाइड करेगी। पार्टी जहां जिसको मुनासिब लगेगा वहां लड़ाएगी। इलेक्शन या चुनाव ये कोई ईगो की बात नहीं है, मैं लड़ूंगा या कोई कह दे कि तुम लड़ो।
चुनाव जो है, चुनाव लड़ा जाएगा इस बात पे कि बेरोजगारी कैसे कम हो जाए, महंगाई कैसे कम होगी। ये प्रधानमंत्री है मनमोहन सिंह, महंगाई का मन ही बोलना चाहते। रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की देश की साख गिरती है। रुपया 83 रुपया 63 पैसे तक गिर गया, सबसे ज्यादा गिर गया है। आप देखिए, एमएसपी की बात नहीं करेंगे, हम बात करते हैं हम किसानों को एमएसपी लीगलाइज कर देंगे, हम किसान की कर्जा माफी करेंगे हाथ से, हम 1-1 लाख रुपया जो है वो गरीब महिला जो है महिला मुखिया को हर साल का देंगे। हम जितने स्टूडेंट्स लोगों ने एजुकेशन लोन लिया है मार्च 2024 तक वो लोन माफ करेंगे। हम मजदूर को प्रतिदिन 400 रुपए की जो है वो मजदूरी देंगे, इतना हम बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ा देंगे? क्योंकि हमें समानता लानी है, हमें सबको समान अवसर देना है। स्वास्थ्य का हम 25 लाख तक का बीमा देंगे। ये ऐसे बात करते जैसे उपकार किए, मामा के घर से लाए हो, ऐसे ही कहा था ना मोदी जी ने, जब हमने कहा था हमने अन्न सुरक्षा दी, हमने आरटीई दी। अच्छा, आरटीई से याद आया, राइट टू एजुकेशन इन्होंने कैंसिल कर दिया है, राइट टू एजुकेशन कैंसिल कर दिया है। आप रहो यहीं 5 किलो अनाज पे हम मोहताज रहो हमारे लिए, आप हम आपको एजुकेशन नहीं देंगे, हम आपको अच्छा स्वास्थ्य नहीं देंगे, हम किसान की कर्जा माफी नहीं करेंगे, धन्ना सेठों की 16 लाख करोड़ माफ कर देंगे। किसान की बात है तो हम नहीं करेंगे, एमएसपी नहीं करेंगे। इनको हमारे मैनिफेस्टो की चर्चा करनी पड़ रही है क्योंकि हम जनता की बात करते हैं, हम देश की बात करते हैं। इन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की, इन्होंने झूठ फैलाने की कोशिश की और लोग हमारा मैनिफेस्टो पढ़ पढ़ के देख रहे। गूगल का सर्वे हमें बता रहा है 30 लाख से ज्यादा लोगों ने 2 दिन में हमारा मैनिफेस्टो डाउनलोड कर लिया है, तो बहुत अच्छा है। हमारे इन्होंने अकाउंट फ्रीज कर लिए, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रखा है, तो लोग जो है वो खुद ही जाकर पढ़ रहे हैं और लोगों को अब मैनिफेस्टो पता चल रहा है कि ये बहुत सुंदर मैनिफेस्टो है, ये सबकी बात करता है, ये विकास की बात करता है, ये जोड़ने की बात करता है, ये तोड़ने की बात नहीं करता है, ये सबको साथ लेके जाने की बात करता है, सबको शिक्षा देने की बात करता है, ये न्याय की बात करता है, श्रमिक न्याय की बात करता है, हिस्सेदारी की बात करता है, युवा न्याय की बात करता है, नारी न्याय की बात करता है, किसान न्याय की बात करता है। तो हम लोगों की बात करते हैं, हम जनता की बात करते हैं, ये परिवार की बात करते हैं, ये नेता की बात करते हैं, ये ईगो अहंकार की बात करते हैं, इसको गिरा देंगे, उसको हटा देंगे, ये तो आ ही नहीं सकता, देख लेंगे। तो ये अहंकार की बात है, जो है ना, आगे आपकी बारी है, पसंद नहीं है जी। वो दिन अब दूर नहीं है कि मैं प्रवक्ताओं की जगह बोलूंगी कि अब हमारे साथ फला पार्टी के कवि जुड़ रहे हैं, फला पार्टी के गायक जुड़ रहे हैं। लेकिन अच्छा है, कई बार कविता और गाने के जरिए बहुत कुछ कहा जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर जो उनकी मोटे तौर पर बातें, वो कह रहे हैं कि पार्टी में अनुशासन है, सीईसी डिसाइड करता है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी और इलेक्शन कमेटी जो वोट डिसाइड करेगी, वो चुनाव मैदान में लड़ेंगे। चलिए, अगर इस तर्क को माना जाए तो रॉबर्ट वाड्रा ने किस अधिकार से कल बयान दे दिया कि मैं तैयार हूं लड़ने के लिए, पार्टी मुझे लड़वाए और प्रियंका जी को रायबरेली से लड़वाए। और अगर यह व्यवस्था है तो खड़गे जी का ऑन रिकॉर्ड बयान आज तक को है, आप चेक कर लीजिए रिसर्च से मंगवाकर। जब उनको राहुल गांधी के अमेठी सीट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्लियर कट कहा ये सीईसी का नहीं, ये उनका व्यक्तिगत फैसला है कि वो लड़ना चाहते नहीं लड़ना चाहते। यदि मैं झूठ बोल रहा हूं पूरे शो के बीच में, आप रिसर्च टीम से निकलवा दीजिए कि यह स्टेटमेंट खड़गे जी ने इस सीट के बारे में दिया था। अब देखिए, मुझे दूसरी बहुत खुशी है कि भाई जो लोग तुष्टीकरण के मुशायरे के शोर शराबे में डूबे थे, कम से कम आज मेरी कविता के बोल जो है उनको सुनाई दे रहे हैं। परंतु ये एम फॉर मुशायरे में ऐसे डूबे हुए थे कि भाई जो ओबीसी की राजनीति तथाकथित रूप से करते हैं, उसी ओबीसी समाज का अधिकार छीनकर मुस्लिमों को देने की बात लगातार करते हैं। आज कर्नाटका में क्या सामने आया, एनसीबीसी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मोदी जी ने दिया, उसकी रिपोर्ट सामने आई है कि पूरे मुस्लिम समाज को, मतलब अजीम प्रेमजी सहित पूरे मुस्लिम समाज को ओबीसी के आरक्षण के कोटे से आरक्षण दे दिया। जब बोम्मई सरकार ने उसको हटाया तो इन्होंने कहा 6% करके दे देंगे। यही चीज उन्होंने उत्तर प्रदेश में, साजन जी क्योंकि बैठे हैं, सलमान खुर्शीद बतौर लॉ मिनिस्टर 2012 में कहते हैं कि मैं 9% दूंगा, 27% ओबीसी के कोटे से काटकर। यही चीज रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट में 2006 में मनमोहन सिंह सरकार ने उसको अनुमोदित किया कि 15% एससी ओबीसी के कोटे से काटकर सेंट्रल गवर्नमेंट में मुस्लिम को दिया जाएगा। और यही चीज तेलंगाना में भी रेवंत रेड्डी ने स्टेटमेंट दिया। मैं सुना सकता हूं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं आज केवल 2 सवाल पूछना चाहता हूं। ये लोग कह रहे हैं संविधान बचाओ, हमारे बारे में भ्रम फैलाते हैं। भाई हमें 400 सीट इसलिए चाहिए ताकि दलितों का, समाज का अधिकार, धार्मिक आधार पर आरक्षण जो कि अवैध है। नहीं अंजना जी, पूरा कंप्लीट करने दीजिए, मैंने बीच में नहीं बोला किसी के भी। अंजना जी प्लीज। अंजना जी, सुप्रीम कोर्ट के आधार पर, संविधान के आधार पर, आंबेडकर जी की सोच के आधार पर, धार्मिक आधार पर तो आरक्षण अवैध है ना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना।
समाजवादी ने 2012 में इसको प्रॉमिस किया है, कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव में प्रॉमिस किया। आज मैं दोनों से चाहता हूं दोनों स्पेसिफिकली बोले। एक कि संवैधानिक रूप से ये धार्मिक आरक्षण जो हम लोग प्रॉमिस करते देते हैं ये गलत है, हम नहीं देंगे। और दूसरा, जो आरक्षण मुस्लिम समाज को ओबीसी के कोटे में से काट कर दिया जाता है, और इस पर तो एनसीबीसी की बंगाल की भी रिपोर्ट है जिसमें कि 190 जातियों में से 118 जातियां मुसलमानों की। भाई जिस धर्म में कोई जाति वर्ग नहीं होता वो बताइए। अब इन दोनों विषयों पर मुझे सुनील साजन जी का एग्जैक्ट स्टेटमेंट चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं, इधर ये हुआ उधर वो हुआ। मैं आपसे स्पेसिफिकली पूछना चाहता हूं, धार्मिक आधार पर आरक्षण और धार्मिक आधार पर आरक्षण देते हुए मुस्लिमों को ओबीसी और एससी के कोटे से काट के देना, इस पर आपका क्या स्टैंड है बताइए। अपनी बात रखूं अंजना जी? ठीक है, पहले अतुल जी एक छोटा सा जवाब दे दे, फिर सुनील जी आप इसका जवाब दीजिएगा। अतुल जी। ऐसा है कि भ्रम फैलाना ये बीजेपी में जाकर शहजाद ने भी सीख लिया है। इस देश का धर्म के नाम पर विभाजन करने में हिंदू महासभा और आरएसएस मुस्लिम लीग के साथ मिलकर जिम्मेदार थे, और उनके वजह से इस देश का धर्म के नाम पे विभाजन हुआ। और जिस गांधी जी ने कहा था कि मेरे लाश पर इस देश का विभाजन होगा, उनको 3 गोली मारी, और जिस जिन्ना के वजह से हुआ उसको एक कंकड़ तक फेंक नहीं मारा। ये सच है। धर्म के नाम पर नहीं, ओबीसी को कास्ट के नाम पर मिलता है। मुस्लिम कुछ जो एसटी कास्ट है उनको एसटी कास्ट में मिलता है, जो एससी है उनको एससी में मिलता है, और जो ओबीसी में आ सकते हैं उनको ओबीसी में मिलता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि 50% की मियाद आप क्यों हटाना नहीं चाहते, क्योंकि इस 50% की मियाद में बिठाकर आप एक के दूसरे के सामने लड़ाना चाहते हो। रही बात अजीम प्रेम जी की, तो ये शहजाद जी पहले पढ़ाई कर लिया करो, और अतुल लोंडे के सामने बैठे हो ना तो संविधान की बात संभल के करना। किसी को भी ये इसमें क्रीमी लेयर होता है ओबीसी में, कोई भी हो क्रीमी लेयर में, अगर आपकी कास्ट ओबीसी में आती है और आपकी आय अगर 8 लाख रुपए के ऊपर है तो आपको ओबीसी का आरक्षण मिलता नहीं, चाहे आप कोई भी कास्ट के हो। तो इसीलिए हम चाहते हैं, नीतीश कुमार जी ने जो किया, उन्होंने बताया कि 83% और 5% जनरल कैटेगरी में सामान्य वर्ग के उन गरीबों को भी आरक्षण देना जरूरी है। तो इन सबका अगर हम कैलकुलेशन कर लेंगे, एक्सरे कर लेंगे, इनकी जनगणना कर लेंगे तो सच्चाई सामने आ जाएगी। इनकी फाइनेंशियल स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, शिक्षा की स्थिति क्या है, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, इन नौकरियों में इनका क्या स्थान है। तो उसके मुताबिक 50% की मियाद हटाकर उनको हम इस प्रक्रिया, ग्रोथ की प्रक्रिया में शामिल कर लेंगे। अब ये ओबीसी की बात बताते, मैं तो बताता हूं शहजाद कहां लिखा है कि अजीम प्रेम जी जैसे अमीरों को, किसी भी, चाहे हिंदू में ओबीसी हो चाहे मुसलमानों में हो, किसी में भी ओबीसी हो, उनको अगर क्रीमी लेयर के ऊपर आरक्षण मिलता होगा तो देख लो, नहीं तो माफी मांगो, कल माफी मांगो। अभी क्रीमी लेयर लगता है ओबीसी में, पता नहीं है इनको कुछ। और जात के नाम पे आरक्षण मिलता है, मुसलमानों में जो ओबीसी जातियां हैं उनको मिलता है। बताओ जोलाओं को मिलता है कि नहीं मिलता, लोहार को मिलता है कि नहीं मिलता, अंसारी को मिलता है कि नहीं मिलता। ठीक है शहजाद जी, एक छोटा सा जवाब दीजिए, मुझे सुनील जी से भी जवाब लेना है। झूठ फैलाना चाहते हैं, ये 10 साल का छोटा सा कमेंट दे नहीं सकते अंजना जी, छोटा सा कमेंट अंजना जी, छोटा सा कमेंट। और एक दूसरे के बीच में या तू तड़ाक करने की आवश्यकता नहीं है, अपनी अपनी बात ढंग से भी रखी जा सकती है। अंजना जी छोटा सा कमेंट चाहता हूं, छोटा सा इंटरव्यू, मैं तो बौखला नहीं रहा हूं। अंजना जी, अंजना जी प्लीज आप थोड़ा साइलेंट कर दीजिए, क्योंकि दर्शक को पता चलनी चाहिए जो मैं बोल रहा हूं। अगर झूठ बोल रहा हूं तो मुझे लोग जज करें। अंजना जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आंध्र प्रदेश में सेपरेट ओबीसी, आंध्र प्रदेश में ओबीसी ई कोटा बनाकर सभी मुसलमानों को कांग्रेस की सरकार ने वहां पर आरक्षण दिया, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया। कर्नाटका में 2B कोटा में, पूरे 2B कोटा में पूरे मुसलमान समाज को डालो और बाकी सब छोड़ दीजिए। ये रेवंत रेड्डी का, अंजना जी प्लीज क्वाइट करवाइए उनको, मैंने तो बीच में नहीं बोला किसी के। ये सुनिए रेवंत रेड्डी का बयान। परसों में देखा, पिछले बार भी छबल्ला में ये झूठ बोल रहे हैं। परसों भी अमित शाह जी ने ये कह रहा है कि मुसलमानों को सुनिए दीजिए, 4% रिजर्वेशन सुनिए दिया था, भारतीय जनता पार्टी निकालने वाले हैं। मैं साफ अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस के अड्डा है। 4% रिजर्वेशन निकालने का हिम्मत ना नरेंद्र मोदी जी से या नहीं है तो अमित शाह जी से नहीं हो जाएंगे। ये कह रहे हैं क्योंकि पहले बीच में उन्होंने डिस्टर्ब किया, 4% मुस्लिम रिजर्वेशन हटाने का हिम्मत मोदी और अमित शाह में नहीं है। कान खोल के सुन लीजिए साजन जी, मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस का तो चरित्र आप जानते हैं। आप कोई भी तरकीब अपना लीजिए, ओबीसी समाज, एससी समाज के आरक्षण को हम आपको छूने नहीं देंगे। आपकी तुष्टिकरण की राजनीति के लिए हम आपको ये कतई नहीं करने देंगे। साजन जी, आपकी चुप्पी बताती है कि आप भी शर्मिंदा है इस प्रकार की राजनीति से। टाइम कम है, प्लीज। अतुल जी देखिए, फिर आप दोनों की बहस रह जाएगी। एक लाइन में जवाब दीजिए सिर्फ अतुल जी, मुझे सुनील जी से भी लेना है।
एक लाइन में मैं ये कह रहा हूं 4% सुप्रीम हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया था, महाराष्ट्र में 5% शिक्षा में और नौकरी में जो है वो एक्सेप्ट कर लिया था, वो जाति के आधार पर है। मुस्लिम में ओबीसी जाति के आधार पे ये झूठ फैलाते हैं, इन्होंने क्रीमी लेयर की बात भी झूठ फैलाई है और जो है वो जाति को मिलता है। आज भी एसटी में, एससी में, ओबीसी में ऐसी कई जातियां हैं उनको मिलता है। ये अपना साफ कर ले क्या है इनका स्टैंड जो है वो मोहन भागवत जी अलग बात करते हैं, ये अलग बात करते हैं। सुनील जी आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। जो समाजवादी सुनील जी को बोलने दीजिए और इंडिया गठबंधन का बोलिए साफ सुनील जी। मानना है, सरकार में आते ही देश में जाति जनगणना करा लेंगे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, कोई झगड़ा नहीं, किसी का हक नहीं मरेगा। और हमको तो अच्छा लग रहा है कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी जो हमारा नारा है पीडीए, उसकी नकली ही बात कर रही है, लेकिन कम से कम बात कर रहे हैं। और अंजना जी क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनकी बाध्यता होगी एक बात कहने। मलुक नागर साहब, मुझे कोई बाध्यता नहीं, हम उनके गठबंधन की हिस्सा हैं, हम ये कह सकते हैं। जो कांग्रेस के लौंडे साहब ने जो बात कही क्रीमी लेयर वाली बात, वो तो उनकी बात क्रीमी लेयर वाली बात तो सही है, पर वो इश्यू को दूसरी तरफ लेकर के जा रहे हैं कि मुस्लिमों को 4% का कोटा दिया या नहीं दिया, दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। इंदिरा जी मुझे एक बात कहनी है, जो विदेश में बैठे हुए सैम पिथौड़ा रोज वहां से बोल रहे हैं और जो कुछ का कुछ बोल रहे हैं जो देश के खिलाफ जाता है और कांग्रेस के भी खिलाफ जाता है, तो कांग्रेस जो मैं पहले भी कहता रहा था कंफ्यूज स्थिति में है, तो कांग्रेस या तो ये क्लियर करे। अब कल दूसरे दौर की वोटिंग है, पूरे देश की नजर है। उससे पहले बहस कितनी गर्म हो रही है तमाम मुद्दों पर, आपने देखा परिवारवाद से लेकर भ्रष्टाचार और आरक्षण, जाति, धर्म, इन सब पर सियासत तेज है। लेकिन इस बीच जनता को कल फिर भारी तादाद में वोटिंग के लिए निकल लिया अगर आपकी सीट पर है।